हाय गाइस, मैं डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी आप सभी का मेक माई करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है और कुछ क्लासेस अभी तक हमने क्लासेस स्टार्ट नहीं की थी। अभी तक आपको वन डे के बारे में और सिलेबस के बारे में हर एक चीज़ आपको मैंने डिफाइन किया। आज मैं आपको क्लास स्टार्ट करने चल रहा हूं और आज मैं आप सबके सामने एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज से पहला टॉपिक अर्थमेटिक का परसेंटेज का डिस्कशन करूंगा। और आज अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये परसेंटेज क्या है, परसेंटेज के बारे में हम क्या जानते हैं, कैसे इसे मॉडिफाई करेंगे, इसका टारगेट क्या है और हम कैसे परसेंटेज की बारीकियों को समझेंगे, कैसे परसेंटेज की बारीकियों को जानेंगे। जैसे कि परसेंटेज शब्द से ही कुछ चीज़ें क्लियर होती है, मैं यहाँ पे आप सबसे वही चर्चाएं करने चल रहा हूँ। जैसे इसे हिंदी में प्रतिशत के नाम से जानते हैं। प्रतिशत, इसका मतलब होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा मतलब अगर मैं सिंबल की बात करूं तो इस तरह का एक सिंबल लगाया जाता है जिसे हम प्रतिशत कहते हैं। और इसका मतलब होता है किसी भी आर्टिकल का, किसी भी चीज का 100 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन प्रतिशत कहलाता है। कोई चीज 100 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर ली जाती है तो उसे प्रतिशत कहलाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई विद्यार्थी जो है ना, कोई विद्यार्थी 600 मार्क्स में कोई विद्यार्थी 600 मार्क्स में 435 मार्क्स गेन करता है तो कितना प्रतिशत हुआ। 600 में से कोई विद्यार्थी, कोई एग्जाम है जिसका पूर्णांक 600 मार्क्स है और उसका प्राप्तांक 435 मार्क्स है, तो उसने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं कि कितना परसेंट मार्क पाया, तो देखिए अगर बेसिक टर्म रहे तो हम कहेंगे कि 600 में उसने 435 मार्क्स पाए। तो एक पे कितना पाएगा, अगर एक मार्क्स की एग्जामिनेशन होती तो कितना पाएगा, तो हम कहेंगे कि 435 अपॉन 600। लेकिन आपसे पूछा गया है कि कितना प्रतिशत है, तो वही चीज कैलकुलेट होगी 100 के अकॉर्डिंग कि 600 में 435 है तो एक में कितना है, तो 435 बटे 600, तो 100 में कितना होगा, तो 435 बटे 600 इंटू 100, है ना। 100 के अकॉर्डिंग इसे चेंज करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो जाता है। अब ये 435 अपॉन 6 जब इसे भाग देंगे आप तो 72.5% होगा। कितना होगा, 72.5%। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज का। जैसे हम लोगों को सीखना यही होता है कि भिन्न को, दो कॉन्सेप्ट जानना है आपको, भिन्न को प्रतिशत में बदलना या प्रतिशत को भिन्न में बदलना। दो बेसिक चीजें आपको समझनी है। मैं उन दोनों चीजों की बात करूंगा कि हम कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलें या प्रतिशत को भिन्न में बदलें। उसके बाद हम आपसे हर एक चर्चाएं कर ले जाएंगे, कैसे चीजों को हैंडल करेंगे, मैं आपके साथ चीजें लेके चलूंगा। जैसे सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा आप सबसे कि वैल्यूज क्या होती है। तो सबसे पहले आप सबको याद रखना है, समझना है कि एक प्रतिशत की मीनिंग क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रतिशत की जो वैल्यू होती है वह भिन्नात्मक मान कही जाए तो 1/100 होती है। अगर एक प्रतिशत की भिन्न की वैल्यू कही जाए तो वह 1/100 होती है। उसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है 100% इज इक्वल टू कितना होता है, तो 100% की जो वैल्यू होती है, अगर 100% की वैल्यू की बात की जाए तो 100% की वैल्यू जो होती है वह 1 होती है। ये दो चीजें आप सभी विद्यार्थियों को, आप सभी लोगों को ये दो चीजें माइंड में रखनी है। इन दोनों चीजों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई 1% की भिन्नात्मक वैल्यू कितनी होती है, तो 1/100, या 100% की भिन्नात्मक वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। ये दोनों चीज आपके माइंड में सेट होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपके माइंड में सेट होना चाहिए। इन दोनों चीजों को अगर आपने माइंड में सेट किया तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा बेसिक चीज कि प्रतिशत को भिन्न में बदले। ठीक है ना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना सबसे इंपॉर्टेंट चीज। प्रतिशत को किसमें,
तो भिन्न में बदलना। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलने की बात की जाए तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें ये ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा आपसे कि 5%, क्या कहा 5%, ये 5% है तो 1% की जो वैल्यू होती है 1/100, तो 5% की वैल्यू कितनी होगी, तो अब 5 इंटू 1/100 करेंगे, 5 से कटाया तो यहाँ 20 आ गया, ये जो वैल्यू आई वह 1 बटा कितनी हो गई, 20 हो गई। 5% की जो वैल्यू आई वह कितनी हो गई, तो 1/20 हो गई। 5% की वैल्यू को हमने 1/20 के रूप में ले लिया। उसी तरह अगर मैंने कहा आपसे कि ठीक है 10% की वैल्यू कितनी होगी, तो 10% की वैल्यू को अगर कहा जाए तो आप कहोगे सर 10 इंटू 1/100, आप कहोगे कि 10% की वैल्यू 1/10 होगी। उसी तरह और भी है 20% कितना होगा, तो आप कहोगे सर कि 20/100, मतलब आप यहाँ पे 5 1/5 कर दोगे, करोगे। उसी तरह आप कहोगे कि सर ठीक है 25% क्या होगा, तो 25% की वैल्यूज कितनी होगी, तो आप सीधे कहोगे कि सर 25 बटा कितना 100, तो आप कहोगे सर 1/4 होगा। ठीक है, उसी तरह 30%, 40% या 50%, है ना, 50% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 50/100, मतलब 1/2। आपने इन चीजों को देखा कि आप प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलोगे, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने का सबसे बेटर कॉन्सेप्ट यही है, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने का तरीका यही है। 5% आपके पास बना 1/20, 10% आपके पास बना 1/10, 20% 1/5, मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलने का सबसे आसान तरीका है कि उसमें 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें 1/100 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 1/100 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, यही चीज अगर मैं कहूं आपको कि अच्छा भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, जैसे 1/20 को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो ध्यान दीजिएगा, एक इस वन का मतलब क्या होता है, तो इस वन का मतलब होता है 100%। तो वही चीज अगर प्रतिशत में बदलना है तो आपको इसमें 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक की वैल्यू, वन की वैल्यू 100% होती है। तो आपने अगर मल्टीप्लाई किया तो आप कहोगे इसके सर यहाँ पे 5, अर्थात कितना परसेंट, 5%। तो ध्यान दीजिए 5% की वैल्यू 1/20 हुई थी, तो 1/20 की वैल्यू भी कितनी हो गई आपके लिए, 5%। जैसे हम 1/2 को ही बदलना चाहें किसमें, परसेंटेज में, तो 1/2 में हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 50। कितना परसेंट, 50%। मतलब अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 1/100 से गुणा करना पड़ेगा, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100% से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अभी बेसिक यही समझिए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमको 1/100 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 1% इज इक्वल टू 1/100 होता है, और 100% इज इक्वल टू 1 होता है। ये दो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इन्हीं दोनों चीजों से हम परसेंटेज की बेसिक बातों को समझेंगे और जानेंगे कि परसेंटेज की बेसिक बातें क्या होती हैं। आइए हम कुछ आपके पास कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उन तरीकाओं को मैं आपके सामने रख रहा हूं, और उन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से मैं चीजों को समझाना चाहूंगा, इस चैप्टर के डेप्थ को समझेंगे। जैसे क्वेश्चन आप सबके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, राजू विजय से 20% अधिक, आपसे कहा गया है कि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है, तो विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट क्या है, कितने परसेंट कम है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में यहां अधिक दिया है ना, तो यहां पे आपसे कम पूछेगा, और यहां पे कम दिया है ना, तो यहां पे अधिक पूछेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को तैयार करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्टुअल फार्मूला यूज किया जाता है, x/100 ± x, है ना,
इंटू 100%। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, इसका मैं पहले यूज कर दे रहा हूं। इस फॉर्मूले से, इस कॉन्सेप्ट से चीजें आसानी से हो जाती हैं। ऐसे क्वेश्चनों को जब प्रश्न 2 की तुलना में होते हैं तो अधिकतम हम इस चीज का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे अधिक दिया है तो हम नीचे प्लस का सिंबल यूज करेंगे, और अगर यहाँ पे कम दिया होता तो हम माइनस का सिंबल यूज करते हैं। मतलब जो दिया है वही हम सिंबल यूज करेंगे, अर्थात 20%, तो 20/20% अधिक है, अर्थात 100 + 20, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 100%। क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया है कि भिन्न को जब प्रतिशत में बदला जाता है तो 100% से गुणा किया जाता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% से क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो 20/120 इंटू 100%, जैसे आपको करना है, ये 6 बन जाएगा। 100/6, 2 से कटाएंगे 50, 2 से कटाएंगे 3, ये वैल्यू जो बनेगी 50/3%, और आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट ऑप्शन बनेगा, 50/3%। कुछ नहीं करना था, कैलकुलेट करना था। कुछ बच्चे सीधे भी कर सकते थे, 20/120 मतलब 1/6, और 1/6 भिन्न है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए अभी अभी लास्ट में हमने समझाया कि आप 100% से मल्टीप्लिकेशन करिए, और 100/6 मतलब वैल्यू आप समझ ही रहे हो कि 50/3% होगा। अगर आप फॉर्मूले का यूज करते हैं तो इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं। या कुछ लोग करते क्या हैं, लिखते हैं यहाँ पे राजू और यहाँ पे विजय, और रेशियो बनाते हैं। राजू विजय से 20% अधिक है, विजय से, ठीक है ना। तो जिसके साथ से लगा होगा उसे आप सपोज करोगे। मान लोगे कि विजय की इनकम 100 है, मान लोगे कि विजय की इनकम कितनी है, तो 100 है। और आपसे मैं कहूं कि अगर विजय की इनकम 100 है तो राजू की इनकम कितनी होगी, तो 20% ज्यादा, तो 100 का 20% अधिक, तो 100 का 20% 20 होता है, और आपको शब्द यूज किया था 20% अधिक, तो ये 100 है। 100 से 20% अधिक की बात किया है तो ये 120 बनेगा, अर्थात राजू 120 होगा तो विजय 100 होगा। अब आप बताइए, अगर राजू विजय से 20% अधिक है तो पहले पता करना है अर्जित आय की तुलना में कितने परसेंट कम होगा। तो पहले पता करो कितना कम है, विजय राजू से कितना कम है। तो आपने कहा कि सर 20 कम है। कितना कम है, तो 20 कम है। कितना प्रतिशत कम है, तो पहले हम राजू से दिखाएंगे ना। 20 कम है तो 120 की तुलना में कितना कम हो गया, तो 20/120 कम हो गया। भिन्न में बदला तो 20/120 कम हुआ, और प्रतिशत में बदलने के लिए फिर से हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा रूल हो जाएगा। इसे बहुत से लोग मेथड 1 भी कह सकते हैं, और इसे फॉर्मूला मेथड मतलब मेथड 2 भी कर सकते हैं। दोनों की दोनों चीजें सही हैं, लेकिन एक बेसिक स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट इसी मेथड का यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को करने का सबसे आसान मेथड होता है, इसीलिए यहाँ पे कोई अदर मेथड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अदर मेथड न स्टूडेंट लोड लेता है न टीचर। क्योंकि जब आसान मेथड हमारे पास रहता है तो अदर मेथड हम सीखने की कोई आशा नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का एक राइट आंसर आपके सामने मौजूद था, और उसे आप देख सकते थे। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही बेटर क्वेश्चन है। और मैं आपसे बताना चाहूंगा, किसी भी क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। हर एक क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट है, हर एक क्वेश्चन एक लेवल से तैयार किया जाता है। कहा गया है किसी परीक्षा में 1000 लड़के, तो अगर दिमाग में है कि नहीं मैं इसे पूरा डिटेल सॉल्व करूं, तो बॉयज की जो संख्या है वह आपकी 1000 है। गर्ल्स की संख्या को इन्होंने 600 दिया है, ठीक है ना। 1000 लड़के, 600 लड़कियों की परीक्षा ली जाती है। लड़कों में से 43%, लड़कियों में से 35% पास होते हैं। लड़कों में से 43%, लड़कियों में से 35% पास होते हैं। फेल होने वाले छात्रों का कुल परसेंट, फेल होने वाले छात्रों का कुल परसेंट, ये बताओ लड़के अगर 43% पास हुए तो कितना फेल हुए।
कोई भी चीज स्वयं में 100% होती है। अगर लड़के 43% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए, तो आप कहोगे कि सर 57% लड़के फेल हुए होंगे, क्योंकि 43 क्या है, पास है। मैं कहूंगा कि ठीक है भाई, लड़के 43%, 57% फेल हो गए। लड़कियां कितने परसेंट पास हुई, तो 35% पास हुई। तो मैं कहूंगा कि फेल कितनी हुई, तो आप कहोगे कि सर फेल होने वाली लड़कियां जो हैं वह 65% होगी, क्योंकि लड़के स्वयं में 100% होंगे, लड़कियां भी स्वयं में 100% होंगी। अब अगर बेसिक की तरह किया जाए तो हम कहेंगे कि फेल लड़के 1000 का 57% निकालेगा स्टूडेंट, एकदम बेसिक स्टूडेंट की तरह। गांव में बैठा हर एक लड़का जो पहली बार मैथ्स पढ़ रहा हो, उसके लिए ये चीजें हैंडल करनी जरूरी है। तो 157 या तो कहेगा कि सर 570, मतलब फेल होने वाले लड़कों की संख्या 570 बने। उसी तरह मैं कहूंगा कि ठीक है, या आप कहोगे ठीक है गर्ल्स कितनी फेल हुई सर, ये निकाल लीजिए। तो देखिए 65% लड़कियां फेल हुई हैं, तो हम कहेंगे कि ठीक है, इस 600 का 65 निकाल लिया जाए, इस 600 का 65 निकाल लिया जाए। तो 600 का 65 निकाला जाएगा तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। हमने ये कहा कि 6 पचे 30, हासिल कितना ले लिया आपने, 3। 6 पचे 30, हासिल 3 लिया, 6 6 का 36 और 3 आपके लिए 39 आ गया। आपने कहा कि सर लड़कियों की जो संख्या है फेल होने वाली वह 390 है, लड़कों की जो संख्या फेल होने वाली है वह 570 है। अब एक काम करिए, आप इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। आप एक काम करिए, इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। आपके पास ये दोनों जीरो बन गए, ठीक है ना। 9 और 7 आपके पास 16 बन गया, 9 और 7 आपके पास 16 बन गया। आपके पास हासिल के रूप में 1 आया, आपके पास हासिल के रूप में 1 आया। 5 3 8 1 9 बना। फेल होने वाले विद्यार्थी 960 हो गए। अब आपसे पूछा जा रहा है फेल होने वाले छात्रों का कुल परसेंट, 960 विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो कितने प्रतिशत फेल हुए हैं ये आपको देखना है। तो आप कहोगे कि 960 बटा विद्यार्थी कितने हैं, तो 1600, यही है ना भाई। अब आप ये देखो कि 1600 विद्यार्थी थे तो फेल हुए 960, तो 1600 में 960 फेल हुए हैं, तो 1000 पे कितने फेल होंगे, सॉरी 100 पे कितने फेल होंगे, तो आपको यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए सिंप्लीफाई करिए, डबल जीरो से डबल जीरो, 16 छक्के है ना 96। आप कहोगे सर 60% विद्यार्थी फेल हुए, ऑप्शन नंबर डी टिक कर दोगे। लेकिन आप देखो यह बेसिक तरीके से क्वेश्चंस कराया गया, बेसिक स्टूडेंट के लिए अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा सा लेंदी खींचा है, एग्जाम हॉल में अगर इस तरह करेंगे तो हमारा टाइम टेकन ज़्यादा होगा, हम ज़्यादा समय ले रहे हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो हम इसको इस मेथड से नहीं, फिर अगर लड़के 43 पास तो फेल 57, हमने बच्चों की संख्या निकाल ली, लड़कों की संख्या निकाल ली। लड़कियां 35% फेल तो 35% पास तो फेल 65%, तो हमने लड़कियों की फेल संख्या निकाल ली। दोनों को जोड़ा तो फेल विद्यार्थियों की संख्या निकली और उसके बाद उसे चेंज कर दिया। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम हॉल में मैं कहूंगा कि हम ऐसे मेथड का यूज नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज करेंगे, रूल ऑफ एलिगेशन। जब आपको मैं डिटेल क्लास पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले बॉयज व गर्ल्स की रेशियो निकालो। क्या निकालो, रेशियो निकालो। 1000 लड़के हैं, 600 लड़कियां, रेशियो निकाला, डबल जीरो कैंसिल। 10 कटा 2 से, जब 10 2 से कटा तो आपके पास जो वैल्यू आई वह आई 5 और ये 3, तो बाबू रेशियो बन गया 5:3 बना। अब मैं यहां लिखूंगा बॉयज और गर्ल्स, सबसे नीचे 5:3 बना। अब देखो कितने परसेंट लड़के फेल हुए हैं, पास हुए हैं 43%, तो लड़के फेल हुए हैं 57, ठीक है। लड़कियां कितनी फेल हुई हैं, तो आप कहोगे कि सर 65% फेल हुई हैं।
अब यहाँ वाली वैल्यू निकालनी है, मिड वैल्यू, जैसे या तो क्वेश्चन मार्क के थ्रू समझेंगे या तो वहाँ पे एक्स रख देंगे, या तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देंगे या तो एक्स रखेंगे। अब जानते हो रूल ऑफ एलिगेशन के यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट यहीं पे रूल ऑफ एलिगेशन में ही मैं आपको 2-3 मेथड समझा रहा हूँ। पहला मेथड क्या है, ध्यान देना। पहला मेथड हमारा ये होगा, इसकी वैल्यू लाने के लिए इन दोनों का गुणा करूंगा 57 × 5 प्लस 65 × 3, है ना, अपान के रूप में मैं इनको जोड़ दूंगा 5×3। ठीक है, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, देखिए 7×5 = 35 होता है ना, हमारे पास हासिल के रूप में 3 आया। ठीक है, 5×5 = 25 और 3 कितना होता है 28, 285 आया। उसी तरह 5×3 कितना होता है मेरे पास, 5 का तिगुना 5×3 15 होता है, एक लूंगा 6×3 18 और 1 19 होता है, 195 हो गया। और आपके पास यहाँ पे वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे कि 8 है, हमने यहाँ पे कितना रख लिया, 8 रख लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चीज़ों को हल्का सा हैंडल करूँगा। देखिए 5 5 आपके पास आया 10, हासिल कितना मिला, 1 आ गया। 9 और 8 17, 1 18 आ गया, हासिल 1 आया। 2 1 3, 1 कितना आ गया 4, 480/8 आप कहोगे 60%। मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करके दिखाया चीज़ों को, आपके पास कितना आ गया 60%। एक और रामबाण है हमारे पास, ध्यान देना। मैं इसको इस तरह ना करना चाहूँ तो मेरे पास एक दूसरा मेथड है। क्या है भाई, देखो 57 और 65 का डिफरेंस, तो आप कहोगे कि सर 57 और 65 का डिफरेंस तो खुद में 8 होगा। 57 और 65 का डिफरेंस कितना होगा, तो 8 होगा। और इस 8 को बाबू 5:3 में बांटोगे तो 5 और 3 ही होगा। 8 को 5:3 में बांटोगे तो 5 और 3 ही होगा। अर्थात ये जो क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू है या एक्स वाली वैल्यू है, यह 65 से 5 छोटी होगी या 57 से 3 बड़ी होगी, क्योंकि रूल ऑफ एलिगेशन कहता है कि यहाँ की वैल्यू या तो किसी एक से छोटी होगी तो किसी एक से बड़ी होगी। एलिगेशन कहता है यहाँ पे ए है, बी है, सी है, तो ये जो सी वाली वैल्यू है ना, यह अगर बी से छोटी है तो ए से बड़ी होगी, या सी वाली वैल्यू ए से छोटी है तो बी से वैल्यू बड़ी होगी। अगर यहाँ पे a माइनस सी लिखा तो यहाँ पे मुझे, अगर मैंने यहाँ पे a माइनस सी लिख दिया तो यहाँ पे मुझे c माइनस भी लिखना पड़ेगा, या यहाँ पे अगर मैंने c माइनस ए लिखा तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, देखा जाए तो b माइनस सी। यही एलिगेशन कहलाता है। तो 65 से 5 छोटा कितना होगा भैया, 60। देखो ये 57 से 3 बड़ा है कि नहीं, तो यहाँ की वैल्यू को अगर हमें सेट करना है तो 65 से 5 छोटा या 57 से 3 बड़ा, और वो वैल्यू कितनी होगी 60, और आंख मूंद के हम मारेंगे 60। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लोअर 2 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन था, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हमने आपसे हर एक बातों की चर्चा की, और जैसे हम आपको फुल क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे तो आपकी एक एक चीज़ों को हम डिटेल वे में और समझाएंगे। बस आपके दिमाग में ये चीज़ डालना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और इन चीज़ों को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैटेगरी के अनुसार पढ़ेंगे, उन सब चीज़ों की चर्चाएं मैं आपके साथ इन क्लासेस में करते जा रहा हूं। जैसे आपसे क्वेश्चन एक और पूछा गया, और ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया, फिर उसे 20% कम कर दिया गया, है ना, तो इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका यह है कि हम कहेंगे कि प्रारंभिक मूल्य, जैसे हम प्रारंभिक मूल्य को, इनिशियल प्राइस को 100 मान लेंगे। प्रारंभिक मूल्य को, इनिशियल प्राइस को हम 100 मान लेंगे, क्योंकि प्रारंभिक मूल्य को हमने 100 माना, 25% बढ़ाया गया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 25% बढ़ाया गया तो 125/100। फिर कहा जा रहा है कि 20% घटाया गया, तो मैं फिर लिखूंगा भैया 20% घटाया गया तो 80/100। बढ़ाया जाएगा तो हम अंश में
100 में जोड़ेंगे और घटाया जाएगा तो 100 में घटाएंगे। जैसे 25% बढ़ाया गया तो 100 प्लस 25 125 हो गया, और 20% घटाया गया तो 100 में से 20 घटाया 80। अब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो 25 का 5 गुना, 25 का 4 गुना, 20 का 4 गुना, 20 का 5 गुना, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास प्राइस जो आई वह कितनी आ गई, तो वो फिर से 100 ही आ गई, वो फिर से 100 ही आ गई। अर्थात प्रारंभिक मूल्य भी 100 था, 25% बढ़ाने 20% घटाने पर फिर से हमें मूल्य 100 ही मिल गया। तो क्या हमारे पास पहला ऑप्शन था 5% की कमी, दूसरा था कोई परिवर्तन नहीं, तीसरा था 10% की वृद्धि, चौथा था 10% की कमी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, कोई परिवर्तन नहीं। इसके लिए क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्टुअल, इस चीज़ को मैं प्रूव भी करूँगा। कहूँगा फाइनल बराबर इनिशियल, है ना, 100 प्लस माइनस x1 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस x2 अपॉन 100। इन चीज़ों की चर्चाएं मैं आपके साथ क्लास लेक्चर में एक एक बातों को लेके चलेंगे, समझेंगे कि हाँ इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए। एक ये चीज़ चलती है, या इस क्वेश्चन को करने का एक और छोटा सा कॉन्सेप्टुअल फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 का यूज करते हैं। यहाँ कर दे रहा हूँ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। देखिए, है ना, अगर बढ़ाने की बात होगी तो हम धनात्मक सिंबल का यूज करेंगे, घटाने की बात होगी तो हम ऋणात्मक सिंबल का यूज करेंगे। 25% बढ़ाया तो पॉजिटिव 25 होगा, ठीक है ना, 20% घटाया तो -20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास जो वैल्यू होगी वो -20 के रूप में मिलेगी। उसी तरह आपके पास है, अब देखिए कंडीशन ये है कि ये 25% बढ़ाया ये पॉजिटिव है और 20% घटाया नेगेटिव है। तो धनात्मक और ऋणात्मक, धन और ऋण का आप जानते हो कि धन और ऋण का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऋण ही आता है, इसलिए मैं यहाँ पे ऋण का सिंबल यूज करूँगा और लिखूँगा सीधे 25 इंटू 20/100। आप जानते हो कि यहाँ पे 4 आएगा, 4 से कटाओगे 5 आएगा। अब देखो यहाँ 25 है, -20 और यहाँ भी -5, 25 20 5 25 दोनों। अब बताओ आपके पास 25 - 25 आ गया, अर्थात कितना परसेंट आ गया, जीरो की बात करा दिया। जब जीरो की बात करा दिया तो आप सीधे क्या कहोगे, सीधे कहोगे कि सर इसका जो आंसर आएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम दोनों मेथड से हमने देखा, आपके लिए चीज़ें यही बन रही थी दोनों मेथड से कि हाँ भाई दोनों के दोनों मेथड से चीज़ें क्या हो रही थी, तो दोनों के दोनों मेथड से चीजें आपके पास मिल रही थी कि यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास आपके लिए मौजूद है वह कोई परिवर्तन नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन के साथ साथ हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे, और अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है। यह आरपीएफ एसआई में पूछा गया था, 2019 के क्वेश्चन के शिफ्ट की बात है। और ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है मारिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। पारिस जो है भोजन पे अपनी आय का 25% खर्च करता था। उसने 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, उसकी पेमेंट में 1000 रुपये की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। मतलब इसके बावजूद भी, पेमेंट बढ़ने के बावजूद भी उसने भोजन पे होने वाले खर्चे को नहीं बढ़ाया। नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय क्या थी आपसे पूछा गया है। मतलब पहले का 25% बाद के 20% के क्या है, इक्वल है। अर्थात पहले की जो इनकम थी ए, उसका 25%, है ना, बाद की इनकम बी के 20% के क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। पहले के 25% बाद के 20% के इनकम के क्या है, इक्वल है। तो हम इसे रेशियो की तरह डिफाइन करेंगे। 5 से कटाएंगे बाबू 5 होगा, 5 से कटाएंगे 4 होगा। अब आपके पास डेटा बना और वो बना 5a बराबर 4b। ये जो डेटा बना 5a बराबर 4b बना। अब आप हमसे कहोगे या मैं कहूँगा कि न्यूमेरिक्स को एक साइड कर दिया जाए तो a बटा b बराबर
4/5, अर्थात A/B। देखो एकदम सिंपल है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, इससे आसान और कहीं नहीं मिलने वाला आपको। देखो A इंटू 25% और B इज इक्वल टू, पहले जो कमाते थे उसका 25%, बाद में जो कमाते थे उसके 20% की क्या है, इक्वल है। तो हमने यही कहा आपसे कि 5A इज इक्वल टू 4B, 5A इज इक्वल टू 4B, अर्थात आपने कहा कि हाँ ठीक है सर, तो A/B। अब यहाँ पे जो चीज़ें आपके लिए आएंगी वह क्या होंगी, तो आप इस बात को ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे जो चीज़ें आपके लिए आएंगी A/B, तो 4 इधर है, 4/5, तो A और B का जो रेशियो बनेगा वह कितना बन गया, 4:5। मतलब पहले ₹4 कमाता था, बाद में ₹5। अब बताओ इनमें कितने का डिफरेंस हो रहा है, पहले ₹4 आमदनी थी या 4 यूनिट थी, अब 5 यूनिट, कितने का डिफरेंस आया, 1 यूनिट का। लेकिन प्रश्न में कितने यूनिट का डिफरेंस है, ₹1000 के, तो आप कहोगे बाबू 1 यूनिट वाज इक्वल टू 1000 रुपीज। तो मुझे प्रारंभिक खर्च 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4000। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आप मार के आगे बढ़ जाओगे अगर रेशियो से करोगे तब। या कुछ बच्चे ये कहते हैं कि नहीं सर पहले की इनकम को हम एक्स मानेंगे, लो यार एक्स मान लो, तो एक्स और इसका खर्चा कितना परसेंट, 25%, इज इक्वल टू, बाद में यही क्या हो जाता है, एक्स प्लस 1000, इसका कितना परसेंट, 20%, क्योंकि पहले का 25% खर्चा भोजन वाला, बाद में वही जब पेमेंट 1000 बढ़ जाती है तो कितना परसेंट हो जाता है, 20%। तो बताओ कहानी यहां भी तो वही है यार, हाँ जैसे आप करना चाहो x इंटू 25/, अब बताओ 25% को 25/100 लिखोगे, कितना लिखोगे, 25/100, और इसको यार x प्लस 1000, इसको कितना लिखोगे, आप कहोगे कि सर इतना, लो यार धड़ाधड़ मारो, 5 से कटाओ 5, 5 से कटाओ 4, क्या करोगे यहाँ पे 5x, यहाँ क्या करोगे यार 4x प्लस कितना, कहोगे सर 4000। अब बताओ 5x और 4x का डिफरेंस, x बराबर कितना, 4000। अब बताओ कितना आसान चाहिए इस चीज से, अब एकदम इससे आसान कोई है। तो अगर इस चीज को हम समझते हैं और इस चीज को आप भी मानते हो तो आप कहोगे कि हाँ सर हम चीजों को आसानी से हैंडल करेंगे, कोई भी बड़ा रोल नहीं है। और सबसे बड़ी चीज मेरा यही मानना है आपका कि जब हम एग्जाम हॉल के क्वेश्चंस को करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और आप टीचर के बारे में भी जान लोगे कि हाँ वह कैसी चीज़ों को जानता है, कौन सी चीज़, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम वो पढ़ें जो हमारी एग्जाम में आता हो, ये नहीं कि जो एग्जाम में आता ही नहीं हो उसी पे दिन रात लगे हैं। हम जब फुल क्लासेस में रहेंगे आपको साथ, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक एक बारीकियों को समझे, मैं डिटेल आपकी एक एक चीज़ों को लूंगा। तब तक आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रन कर रहा है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा गया है अरुण की आय बाला की आय की 150% है। लो यार आया अरुण, कौन आ गया, अरुण, कौन है, बाला, बड़ी फेमस हुआ था इस समय कुछ गाना, बाला बाला बाला, है ना। तो ध्यान से समझो चीज को, अरुण है बाला है, अरुण की आय बाला की आय की 150% है। सरकार इसे बाला को 100 मानो, बाला को आपने 100 मान लिया, बाला की इनकम आपके पास 100 आई, तो अरुण की आय बाला की आय की 150%, तो 100 का 150% निकालोगे बाबू तो 150 ही आएगा। यहाँ रफ वर्क कर देता हूं, 100 का 150 बटा कितना 100, तो मेरे पास कितना आ गया, अगर हैंडल करूं तो 150 आएगा। आगे की लाइन, चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। अब एक अलग बंदे आए और वो है कौन, तो चंदू है। हमने अब चंदू की बात की, किसकी बात हो रही है आपसे, चंदू की, ठीक है। चंदू की कंडीशन देखी जाए, चंदू बाला अरुण से 120% है, तो कहा जाए अगर रफ वर्क कर लिया जाए तो 150, ठीक है ना, 150 का 120/100, डबल जीरो 2 जीरो, ठीक है ना, एक जीरो इसका एक जीरो इसका, 12 15 में 180 होता है, क्योंकि 15 का 10 गुना
अगर मैं 15 का 10 गुना कहूँ तो 150 और 2 गुना तो 30, 180, अर्थात चंदू 180। अब तीनों में रेशियो बना दो, 1 0 1 0 और 1 0, तीनों में रेशियो बनाया तो बना आपके पास 18:15:10, अर्थात चंदू 18 यूनिट है, अरुण 15 यूनिट है, तो बाला 10 यूनिट होगा। और चंदू की आय पूछी जा रही है ना, किसकी आय पूछी जा रही है आपसे? चंदू की आय ज्ञात करना है। और तीनों अरुण, बाला और चंदू की टोटल इनकम 8600 दे रही है। अगर मैं यहां जोड़ूं इनकी टोटल इनकम कितना यूनिट है, इनकी टोटल इनकम कितना यूनिट है, तो मैं कहूंगा 18 15 10, तो आपके पास हो जाएगा 30 और 13 43। आप कहोगे कि सर 43 यूनिट होगा। इन तीनों की टोटल इनकम कितना यूनिट है? तीनों की टोटल इनकम 43 यूनिट होगी। और यहां पे देखा जाए तो वही कितना यूनिट है, तो आप कहोगे सर 86,000 है। तो देखिए 43 यूनिट की वैल्यू जो है वह आपके लिए बन गई कितनी? तो 86,000, 86,000। तो अब आपसे कहा गया और वो क्या है, तो आप कहोगे कि सर 1 यूनिट की बात है, 1 यूनिट को टारगेट करना है। तो आप कहोगे ठीक है, ये 86,000 प्लस बटे 43, आप कहोगे कि 2 कर लीजिए, अर्थात 2000। कितना? 2000। 1 यूनिट की वैल्यू 2000। आपसे किसकी बात किया? चंदू की। और चंदू है 18 यूनिट, अर्थात 18 में 2000 से गुणा कर दीजिए। 18 में 2000 से गुणा करेंगे, 18 दूनी का कितना होता है? 36,000। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपके लिए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए से आप इसे आसानी से हैंडल कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपके लिए मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। सोमनाथ की वार्षिक आय 2,24,000, यही है ना यार, देख लो। वार्षिक आय 2,24,000 है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये की क्या करता है? ईएमआई का भुगतान करता है। भाई लो, ईएमआई का भुगतान करता है। इस लॉकडाउन में ईएमआई देना कितना टफ काम है। जो ईएमआई दे रहा है उसी से पूछो यार। यहां पे टेक्निकल क्वेश्चन है, ईएमआई का भुगतान करता है, उसकी मासिक आय का, उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई में व्यय होगा। तो सबसे पहले ये जो है ये वार्षिक आय है, तो मंथली इनकम आप जानोगे। मंथली इनकम कितनी होगी, तो आप जानते हो कि एक साल में कितने महीने, तो 24 महीने होते हैं। तो एक मंथ में उस कितना कमाता है ये जान, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 12 महीने होते हैं। आप क्या करो, भाग दो, पता करो एक महीने में वो कितना कमाता है। 12 का 2 गुना आपने किया, 24 होता है। तो आपके पास ये वैल्यू 2 पे कितने जीरो हो जाएंगे? 5 जीरो। मतलब 2 लाख रुपए पर मंथ उसकी इनकम है। यही है भैया, 2 पे 5 जीरो। और आपसे वही पूछ रहा उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई है, वार्षिक आय का नहीं। अगर वार्षिक आय का कहा होता तो हम सीधे करते क्या, इस 40,000 बटा 24 पे 5 जीरो, मतलब 24 लाख लिख देते। लेकिन मासिक आय कहा है, इसीलिए मासिक आय निकाला तो 2 लाख। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो 40,000 है यह 2 लाख का कितना परसेंट है। तो आप 40,000 बटे 2 लाख, और परसेंट बदलने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लिकेशन किया और धुआंधार बैटिंग करके परसेंटेज बदला। 4 जीरो से 4 जीरो, अगर 20 से कटाया तो 5 आया, पंचौके 20। और यहाँ पे डेटा आया आपके लिए कितना परसेंट? 20%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मासिक इनकम की बात किया था तो आपके लिए राइट आंसर यहां पे मिला। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन से ही चीजों को मैं समझाने का बार बार प्रयास करूंगा, चीजों को कैसे समझा जाए, कैसे जाना जाए। जैसे एक अगला क्वेश्चन आप सबका इंतजार कर रहा है और वो क्या है, मीनाक्षी। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन, मीनाक्षी जो है अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रेस्तरा व माल, हाँ,
माल जाने पर खर्च करती है 10%, शेष 80% उसके घरेलू खर्च पर व्यय होता है और 10% की बचत होती है। जानते हैं इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा यूज, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी की इनकम 100% है, ठीक है ना, ये शेष हटा दीजिए, इसको निगलेक्ट कर दीजिए। यहाँ टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, क्वेश्चन की मिस्टेक है ना। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का 10% खरीदारी, मतलब जो भी खरीदारी है उसका टोटल 100% है, इसने 10% यहाँ यूज कर लिया। अब जो बचा उसके पास 10 यूज कर लिया, है ना, और 80% जो है वो किस में यूज कर रही है, 80% घरेलू खर्चों में यूज कर रही है और 10% क्या कर रही है, बचत कर रही है, 10% सेविंग कर रही है। उसकी मासिक घरेलू व्यय कितना है, तो आपने देखा उसकी मासिक घरेलू व्यय 48,000 है। तो आपसे पूछा जा रहा है उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो ये जो 80% है इसे ही उसकी घरेलू खर्चों पे व्यय के बारे में कहा गया है। तो हम यहाँ पे सीधे करेंगे, क्या कहेंगे, 80% इज इक्वल टू आपके पास आया कितना, तो 48,000, तो 1% इज इक्वल टू कितना आएगा, आप इसी 48,000 में 80 से भाग दोगे तो 8, यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास आएगा 600। आपके पास कितना आएगा, 600। और आपसे 100% के बारे में पूछा जा रहा था, तो 600 पे 00 बढ़ जाएगा और ये वैल्यू 60,000 होगी। ये शेष से रिलेटेड जो बात होगी वह कुछ दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन होगा, इसी वैरायटी में होगा, मैं आपको समझाऊंगा शेष वाले भी क्वेश्चन। लेकिन ये जो मेन क्वेश्चन था आरआरबी ग्रुप डी का, यही था। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी, रेस्तरां व माल के जाने पर खर्च करती है, 80% उसके घरेलू खर्चों पर व्यय होता है और 10% की बचत होती है। तो उसकी मासिक घरेलू व्यय 48,000 है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, तो वो कितनी हो जाएगी, 60,000 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राजस्व लेखपाल के एग्जामिनेशन में, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा 2018 में एग्जाम नहीं होता, उसके साथ हाँ एग्जाम हुआ था, है ना। तो ये सत्र थोड़ा सा 2017 उतरा है शायद हमारे हिसाब से। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 15% रसोई घर के खर्च पे भाग, रसोई घर जो भी है रसोई घर के खर्च पे व्यय करता है 15%, 20% भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, 8% भाग परिवार की बीमा राशि के भुगतान पर खर्च करता है और 17% घर की अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। यदि वह 6,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी कुल मासिक वेतन क्या होगा। जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो एक जगह खर्चों को आप जोड़ लीजिए। पहली ड्यूटी आपकी बनेगी कि खर्चों को आप एक जगह जोड़ लीजिए और खर्चों को जब आप एक जगह जोड़ेंगे तो आपके पास है 15%, आपके पास है 20%, आपके पास है 8%, आपके पास है 17%। और इनको एक लाइन से आप पहले जोड़ लीजिए। आप जानते हैं कि 15 और 20 जो होगा वह 35 होगा और ये 17 और 8 भी आपके पास 25 होगा, तो ये आपके पास 35% हो गए और ये आपके पास 25% हो गए, ठीक है। अगर आपने कहा कि हाँ सर यहाँ पे चीज़ें हो गई, तो 15 पर ये जोड़ेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वह कितने परसेंट हो गई, 60%। अर्थात उसने जो टोटल खर्चा किया, जो उसका कुल खर्चा आया, अगर मुझे लिखना होगा तो मैं यही लिखूंगा पहला स्टेटमेंट आपके साथ कि कुल खर्च। तो भैया कुल खर्च हमारे पास जो आया वह कितना परसेंट आया, तो 60% आया। बचा कितने परसेंट की बात की गई, है ना, कुल खर्चा 60% आया, तो उसकी कुल खर्चे 60% पे डिपेंड करते हैं, तो बचत कितनी परसेंट की हो गई। टोटल जो इनकम होती है उसे हम लोग 100% कहते हैं और 60% आपने खर्चा कर दिया तो बचाया कितना, तो 40% आपकी बचत होगी। कैसे, जब 100 में से आप 60 को घटाओगे तो पता चलेगा कि आपने कितना बचाया, तो 40% बचाया। तो यही जो 40% होगा बाबू, ये 40% की अगर इस वैल्यू की बात करें तो 40% को अगर हम लोगों ने इंडिकेट किया तो 40% इज इक्वल टू आपके पास आएगा 6,000।
तो 1% को अगर आप हैंडल करोगे तो आप हमसे कहोगे कि सर 6000 बटा 40 वैल्यू होगी 1010। अगर हमने इसे कटाया तो आपके पास 150 आएगा। 15 चौके 60 होता है, 150 आया और आपने कहा कि हाँ सर ये जो वैल्यू है आपके पास 150 मिल गई। और आपको अब निकालना है कितने परसेंट की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% इज इक्वल टू कितना आया, तो आप कहोगे 150 पे 00, मतलब अगर कहा जाए तो आप कहोगे कि सर जो आंसर आया है वह कितना हज़ार आया है, तो वह 15,000 आया है। ऑप्शन नंबर डी आपका एक राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी से ही हम राइट आंसर बनाएंगे जो आपके लिए 15,000 होगा। ठीक है, तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था जिसे आप देख सकते हैं और एक आसान क्वेश्चन के बारे में इस चीज को आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख है। वार्षिक आय 3 लाख है, ठीक है ना। सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी ईयरली इनकम 3 लाख रुपए है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है ना। उसकी आय का 5%, उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रख रखाव पर व्यय होता है और पुरानी पर नई से 2% ज्यादा व्यय होता है। 2% ज्यादा खर्च होता है। दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय कितना होगा, कुल वार्षिक व्यय कितना होगा, ये ध्यान देना है। ये सबसे आसानी से चीजों को समझने वाला है। उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए है। वार्षिक आय उसका आपके पास 3 लाख रुपए है। ठीक है भैया, आपने कहा 3 लाख रुपए। अब आप इसका 5% निकाल लें। आप कहोगे कि सर अगर हम 3 लाख रुपए का 5% निकालें, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाख का 5% निकालें तो हम लोग कहेंगे कि 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, 5×3=15। वह 15,000 रुपया नई गाड़ी पे खर्च करते हैं। किसका, तो रख रखाव का 15,000 वो नई गाड़ी पर खर्च करती है। इसी तरह न्यू कार की बात की गई तो, और यही ओल्ड कार की बात की गई, पुरानी कार की बात की गई, तो उस पर कितना खर्च होगा, तो आप सीधे हम लोग कहेंगे कि ठीक है, जो 3 लाख रुपए है उसका 2% ज़्यादा इस बार करने लगा, अर्थात 7%, तो हम कहेंगे कि 7/100 हमारे हिसाब से यहाँ जो खर्चा होगा वह 21,000 रुपये हो जाए। कितना हज़ार, तो 21,000। न्यू गाड़ी पे जो खर्चा होगा वह 3 लाख का 5%, मतलब हम 15,000 करेंगे, और ओल्ड गाड़ी का खर्चा होगा 3 लाख का 7%, तो हम 21,000 खर्चा करेंगे। तो 15,000 और 21,000 का जो कैलकुलेशन होगा वह आपके लिए जो आएगा वह 36,000 के रूप में आएगा, और ऑप्शन नंबर बी हम टिक करेंगे। हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बी मिलेगा जो एक राइट आंसर है। यहाँ से हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। एक अच्छे लॉजिक से क्वेश्चन को समझने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। यह आपसे रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। एकदम पहले हम लोग स्टार्टिंग में एकदम हर एक एग्जाम को फोकस करते हुए चीज़ों को बनाएंगे कि हमको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरीके से बातों को करना है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान देने वाली चीज़ें होंगी। हमसे कहा गया कि औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी, रेस्तरां और माल जाने में उपयोग करती है। शेष 40% उसके घर खर्च में उपयोग हो जाता है और 45% उसकी बचत में जाता है। तो देखिए 15% यहाँ खर्चा हो गया, 40% यहाँ खर्चा हो गया और 45% उसकी बचत हो गई और उसकी बचत में जाता है। ठीक है, यदि एक महीने में वह घर पर इतने रुपये खर्च करती है, घर पे कितने रुपये खर्च करती है, तो 40,000। तो सेम चीजें हैं, ये जो 40% है इस 40,000 के इक्वल होगा। आप सीधे कहोगे कि 40% बराबर कितना, 40,000, तो 1% बराबर आप सीधे कहोगे कि 40,000 बटा कितना, 40। आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1% की वैल्यू 1,000 होगी। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो उसकी वार्षिक आय कितनी होगी। तो पहले हम 100% निकालें तो हमारे पास 1 लाख रुपये आएगा। ठीक है ना, 1,000 इंटू 1 लाख रुपये हमारे पास आएगा।
तो यह 1 लाख रुपए जो है वह मासिक इनकम होगी और हमसे वार्षिक इनकम पूछा जा रहा है, क्योंकि 40,000 जो खर्चा है ना, एक महीने में वह घर पे 40 खर्चा करती है और ऊपर का स्टेटमेंट में मासिक वेतन की ही बात कर रहा है, तो उसका मासिक वेतन 1 लाख आया, तो वार्षिक वेतन जो होगा इस 1 लाख में 12 का मल्टीप्लिकेशन मतलब 12 लाख आएगा और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हम बनाएंगे ऑप्शन नंबर सी को ही बनाएंगे। तो इस बात का आप हमेशा ख्याल रखेंगे कि क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे, हमारा क्या तरीका होगा। मैंने आपको एक एक बातें बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे सामने कहा जा रहा है, सुमन, आपसे यही कहा जा रहा है कि सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है। उसने इसे एक तृतीय पक्ष को 5% के लिए पट्टे पे दिया, 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया। इस पट्टे से आय के अलावा वह प्रति वर्ष इतने रुपए का वेतन भी पाती है ना, वेतन इनकम वेतन भी उसको मिलता है पट्टे के अलावा, कितना, तो 60,000 का, ठीक है, जो भी है वेतन भी पाती है। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। वह प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है? ध्यान से समझना, बड़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। उसने एक तृतीय पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था। इस पट्टे से आय के अलावा, इनकम के अलावा वह प्रति वर्ष कितना, तो इतने रुपए का वेतन भी पाती है। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का कितना परसेंट है? 50%। 5 वर्ष में उसे कितना मिलता है ये ध्यान देना है। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50%। अब देखिए, आय के अलावा वह प्रति वर्ष कितना पाती है? इतने का वेतन भी पाती है। प्रति वर्ष कितना वेतन पाती है भाई? 6 पे 50 उसका 1 साल का वेतन है, अर्थात 1 महीने का उसका वेतन क्या होगा? अगर मैं कहूं, अच्छा 1 महीने का वेतन नहीं देख रहा है तो ये भी देख, कृषि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। तो 1 साल का वेतन इतना है, तो इसका 50% वह कृषि से इनकम करती है। तो कटाया 00 से 00 आपने, है ना, 6 5 30 होता है, ठीक है, 3 0 ये 1 0 ये, अर्थात 4 0 आपने और लगा दिया। मतलब देखा जाए तो 50% का मतलब होता है, 50% का मतलब होता है आधा, तो इसका आधा भी कर लिया होता यहीं पे, तो आपके पास 30 लाख आता, जो भी चीजें थी, है ना, उसका आधा कर लिया था। तो वह प्रत्येक वर्ष कितना अर्जित करती है, और ये जो 5 वर्ष में कृषि से इतना पाई है, तो 1 साल में कितना पाएगी? 5 से भाग दे दीजिए, तो 6 5 कितना होता है? 30 होता है। 6 पे 4 0 वाला कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? 6 से 4 0 वाला, 5 0 वाला आ गया है। देखिए कोई जीरो तो मिस्टेक नहीं हो रहा है हमसे, ये भी चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन में। यहाँ पे कितने जीरो है भैया? तो 3 2 5, 3 2 5 है। तो बताओ, 5 प्रति वर्ष का वेतन उसका जो है वह इतना है ना, और कह रहा है कि 5 वर्ष में जितना कृषि से कमाती है, 1 साल का आधा, तो 3 कर दिया, 1 2 3 4 5 ये है। 5 साल में इतना कमाई है, तो 1 साल में कितना कमाएगी? भाग देना पड़ेगा, 4 0 होगा, है ना। तो 4 0 से रिलेटेड यहीं पे थोड़ी सी दिक्कत है, ऑप्शन नंबर सी से ही रिलेटेड चीजें आपकी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी को ही टिक करेंगे, जीरो को कैंसिल करके, ये चीजें आपके लिए होंगी, ठीक है भाई। मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए भाई, जितना भी चीजों को करोगे उतना ही आपके लिए चीजें मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन तरह के क्वेश्चन हैं ये सब। आइए, वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह इतने रुपये बचाता है तो उसकी मासिक इनकम क्या होगी? आप बात बताओ, किसी की भी मंथली इनकम को हम 100% हम लोगों ने क्या कर दिया? शो कर दिया, ठीक है। बचा अगर 15% उसने इसमें खर्चा कर दिया, 15% इसमें, तो अगर टेक्निकली सोचा जाए तो उसके पास 85% बचता है। अगर देखा जाए, अगर इसका 60% निकाल दिया गया तो 25% उसकी बचत होती है, ठीक है।
और इसी 25% को अगर मैं शो करूं, अगर मैं शेष को इंक्लूड ना करूं, तो 25% इज इक्वल टू 2200 कितना होता है 10। तो बाबू 1% इज इक्वल टू 2210 बटा कितना 25। लेकिन यह इस तरह से क्वेश्चन अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो 100% इज इक्वल टू, क्योंकि क्या पूछ रहा है आपसे, उसकी मासिक आय क्या होगी, तो आप कहोगे 2210 बटा कितना 25 इंटू 100, मतलब इसका 4 गुना, तो आपके पास 4 होगा 880 8840, है ना। तो इससे ये रिलेटेड होगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन इसका है ही नहीं है। ये क्वेश्चन किस तरह का है मैं यहाँ पे आपको शो करना चाहता हूँ, ध्यान देना। 100%, ठीक है। अपने मासिक वेतन का 15% किराया, अगर वो 15% रेंट पे कर दिया तो बचा कितना परसेंट 85। अब इसका 60%, 85 का 60% जो है गृह कार्य पे। एक काम करते हैं, 85 का 60 बटा 100 निकालते हैं। 10 से 10, 2 से कटाऊंगा 3, 2 से कटाऊंगा 5, 5 से कटाऊंगा 17, 17 तिया 51। बाबू 51% उसने क्या कर दिया घर के अन्य खर्चों पे 51%। तो 5 में से 1 गया आपके पास 4 आएगा, 5 में से 1 गया 4 आएगा, 8 में से 5 गया 3 आएगा, अर्थात वो 34% की क्या करता है बचत करता है। कितने परसेंट की बचत करता है देख लीजिए, है ना, 34% की बचत करता है। तो 34% की जैसे उसने बचत की, या देखिए अगर 60% वहां खर्चा कर दिया तो उसकी बचत 85 का 40% होगा। तो 85 इंटू 40 बटा 100, 20 का 2 गुना, 20 का 5 गुना, 15 से कटाएंगे 17 पचे 85, 34% उसकी बचत होगी। अब आप सीधे कह सकते हो 34% बराबर 2210, तो 1% बराबर 2210 अपान 34। 17 का 2 गुना होता है 34, है ना। 17 कब है 17, 5 बचेगा, 17 तिया 51 जीरो, ठीक है। 2 से कटाओगे यहाँ 65 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 65, अर्थात 1% बराबर 65, तो 100% बराबर 6500। अब ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, जो ये झमेला इतना लंबा है ना। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को न करते हुए एक शार्ट फ्रेम से इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे, और वो क्या होगा, यहाँ पे मैं फाइनल और इनिशियल का यूज करूंगा। देखिए अपनी मासिक आय का 15% किराया, मैं मासिक इनकम को एक्स मान लिया, एक्स 15% किराया। बाबू 15% जब किराया देगा वो, तो बचेगा कितना 85 बटा कितना 100, और जो जितना बचा उसका 60% उसने गृह कार्य पे खर्चा कर दिया। तो जब 60% खर्चा कर दिया तो बचा कितना, तो कहूंगा 40 बटा कितना 100, और यहां लिखूंगा 2210। 17 देखिए 5 से कटाएंगे तो 17, 5 से कटाएंगे तो कितना, 5 से कटाएंगे तो 20 पचे 100 होता है, यहां 20 कर दूंगा, ठीक है। 20 का 5 गुना आपके पास, सॉरी 20 का 2 गुना आपके पास 40 होता है, 2 से कटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। फिर 17 से इसे कटाऊंगा इजी वे में, तो 17 का मैं 17, ठीक है ना, 17 का मैं 17, बचा कितना, तो 5 बचा, 17 तिया 51, 130 आया। तो x इज इक्वल टू 130 इंटू 50, 130 इंटू 50, 13 पचे कितना होता है 65, 1010 कितना आ गया 6500। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए भी मैंने यूज किया फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल 100, है ना, 100 प्लस माइनस x1 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस x2 अपॉन 100। इसी फार्मूले का यूज करूंगा। जब हम क्लासेस में रहेंगे, क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे पूरी चीजों को, तो इस फार्मूले का यूज करूंगा। तो ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है, वो डिटेल नहीं, वो चीजें नहीं, यहाँ पे फाइनल और इनिशियल का यूज करते हुए चीजों को हम लेके चलते हैं। तो आज की क्लास में हम इतनी बातों को समझेंगे। जब हम नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे तो आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला क्या होता है। अभी हमने केवल आपको आंसर करके दिखाया, इसका 1-2 बार और यूज करेंगे क्वेश्चनों के साथ, जिससे हम एग्जाम हॉल में इस मेथड का यूज ना करके इसका यूज करें तो ज़्यादा आसानी से चीज़ें हमारे पास होंगी। तो आज की क्लास में हमने हर एक बातों को सीखा, हर एक बातों को समझा कि हाँ भाई ये चीज़ें हमारे साथ ऐसे हैंडल की जाती हैं। तो इन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हो, आसानी से बातों को जान सकते हो कि हाँ ये चीज़ें इस तरह की हैंडल की जाती है।
तो आज की क्लास में हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज को, परसेंटेज की हर एक बात को सीखेंगे कि यहाँ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या है, परसेंटेज की लॉजिक क्या है। परसेंटेज में मैं आपको वो पढ़ाऊंगा कि जो आपको अदर प्लेटफॉर्म पे मिलना मुश्किल है। हम लोग जीरो लेवल से हाई लेवल की बात करेंगे, ऑल इंडिया की किसी भी एग्जामिनेशन की बात करेंगे। हमारी पहली क्लासेस आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, और आप सब इस क्लास को लाइक जरूर करिएगा, लाइक शेयर करते रहिए। और क्लासेस को जितना आप लाइक शेयर करेंगे हमारा उत्साह बढ़ेगा, और हम हर एक क्लास को अपनी पूरी एनर्जी के साथ बनाना चाहेंगे। आपको इस पूरी क्लास में आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी एनर्जी कहीं डाउन हुई हो, फुल एनर्जी के साथ मैं आपके साथ रहूंगा। तो आप हमारी क्लासेस को कंटिन्यू करने के लिए इस चैनल को मेक माई कैरियर एमएमसी को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।